आप ही खुद ये एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब आप अपने अगर सेंस में लेके चलें तो आप क्या बेहतर मानेंगे? जैसे कि एसआईपी को लेकर हम बात करते रहते हैं अक्सर और एडवाइस भी आप करते हैं, बहुत सारे ज्ञान आप हमारे व्यूअर्स को देते हैं, तो आप एज़ अ एक्सपर्ट के तौर पर क्या सजेशन देना चाहेंगे? इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें तो सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए कि हमारा लाइफ का माइलस्टोन है क्या? हमें क्यों इन्वेस्ट करना है? जब तक क्यों नहीं पता होगा ना, हुँ, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएँगे। हुँ। ऐसा देखा गया अमूमन कि लोग 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और गलत फंड चूज़ कर लेता है। वो हाँ। स्मॉल कैप फंड चूज़ कर लिया, जो कि बहुत रिस्की होता है। हो सकता है कि वो 2 ईयर्स में आपको रिटर्न दे भी जाए, लेकिन चांसेस है हुँ, आपके कैपिटल में से पैसा नुकसान भी हो जाएगा। हुँ, तो ऑलवेज सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाइए कि आपका पर्पस क्या है। हुँ, फिर उस पर्पस को आप प्रोसेस के साथ जोड़िए, फिर लास्ट में आपको पे ऑफ मिलेगा कि हुँ, अगर मुझे आज 10 साल के इन्वेस्ट करना है, कि इसी मार्केट को आप टाइमिंग नहीं कर सकते। हुँ, मार्केट को टाइमिंग तभी कर सकते जब आप मार्केट में इन्वेस्टेड है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, हुँ, क्योंकि पैसे की ज़रूरत ना लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होती है। हुँ, शॉर्ट टर्म में क्या है कि आपकी जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उसका टेक केयर तो आपके इनकम से हो ही जाता है। हुँ, पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब बच्चे स्कूल जाएँगे, जब हुँ, कॉलेज में जाएँगे, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने घर के लिए, हुँ, तो फिर आपको चाहिए, उसमें आपको एक कॉर्पस चाहिए होगा। हुँ, तो जब भी आप स्ट्रेटजी बनाएँ तो सबसे पहले ये देखें कि पर्पस क्या है आपका इन्वेस्ट करने का। अमूमन ऐसा देखा गया है कि लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल में हाँ, एग्ज़िट कर जाते हैं मार्केट से। जब आप एग्ज़िट करते हैं ना मार्केट से तो नुकसान होता है। हुँ। और फिर जब आप एग्ज़िट करते हैं फिर मार्केट चलना शुरू होता है तो पता चलता है कि यार ये तो फंड इतना बढ़ गया। टर्म्स कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। देखिए अभी मार्केट अभी अच्छी चल रही है, फिर कुछ दिनों में फिर से मार्केट डाउन चलेगी, तो ये फ्लक्चुएशन तो हम लगातार देखते ही रहते हैं। अभी हम ऑफ कैमरा रिस्क रिवॉर्ड की बात भी कर रहे थे। आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि देखिए जब कहीं पे कोई निवेश करना है ना तो रिस्क रिस्क रिवॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ आप कहना चाह रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड जब तक आप नहीं समझेंगे चीज़ों को, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हॉरिज़न बन सकता है। बिल्कुल सही बात है। रिस्क और रिवार्ड तो ऐसे टर्म है इन्वेस्टमेंट में जो हर इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि हम अपने पैसे पे कितने रिस्क ले सकते हैं। आप जितना अपने पैसे पे रिस्क लोगे उतना चांसेस है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, राइट। सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? वो होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जो छोटी हाँ। कंपनियां हैं। अगर उनके पास में ऑर्डर्स आ गए, हुँ, कुछ जैसे अभी जीएसटी का कुछ रिफॉर्म्स हुआ है, बिल्कुल। अगर उस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा तो शायद वो पैसा तेज़ी से बढ़ेगा। अगर नहीं होगा तो पैसा टूट भी सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाइए, रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए कि हम अपने पैसे पे कितने रिस्क ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि यंग एज में आपको अपने पैसे पे रिस्क लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर आज आप 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, तो आपको ज़रूर लेना चाहिए अपने पैसे पे रिस्क। और मल्टी कैप ऐसे कंपनी में, मिड कैप ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहिए ताकि 8 साल, 10 साल, 15 साल में कंपाउंडिंग हो करके तकरीबन आपका तक 15 से 17% का आईआरआर आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा पैसा होगा। अच्छा। यस। अगर आप 50 प्लस के तो थोड़े से आप अपने पैसे पे कम रिस्क ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरी रिटायरमेंट होने वाली है, तो आप फिर आप थोड़े से बैलेंस फंड की तरफ जाइए या डेट फंड की तरफ जाइए। हुँ। अभी आप कह रहे थे ना कि जिस तरीके से मिड कैप स्टॉक में आप दाँव लगा सकते हैं कि अगर आपका टाइम ड्यूरेशन अभी कम है, मतलब आप कम एज के हैं, तो इस कंडीशन में लमसम में लगाया जा सकता है? मतलब कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे सारा इस स्टॉक में लगाना है, तो ये समझदारी हो सकती है? सही, आप लगाने को लगा सकते हैं। फिर वही देखने की चीज़ है कि मार्केट का कंडीशंस क्या है, हुँ, मार्केट का लेवल क्या है। अगर हम देखें, अगर मार्केट टूट चुका है, करेक्टेड है, तो आप लगा सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपको 100 रुपये लगाने हो तो आप 20 रुपये अभी लगाइए, फिर वेट कीजिए। अगर थोड़े से और करेक्ट होता है तो 20 रुपये और लगा दीजिए। हुँ, ऐसे करते 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 आप 4 बार 5 बार अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी एवरेज रुपी कॉस्ट निकल जाएगी और फ्यूचर के लिए फिर फ़ायदा होगा, आपका कॉर्पस अच्छा बनेगा। हुँ। प्रहलाद जी अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, देखिए कोई निवेश करता है तो रिटर्न सबसे पहले अब दुकान में भी जाते हैं तो हम पहले बेनिफिट पूछते हैं ना कि अगर हमें ये चीज़ खरीदनी है तो इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं? तो मैं रिटर्न पे अगर आना चाहूँ तो इन दोनों में से रिटर्न कहाँ पर ज़्यादा बन सकता है? क्या थंब रूल है इसका? सी अगर मैं लमसम की बात करूँ या सिप की बात करूँ, हुँ, तो एक स्ट्रेटजी है जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रेटजी कहते हैं।
वो हाइब्रिड स्ट्रेटजी क्या होता है कि आप सिप भी करते रहिए हर महीने एक डिसिप्लिन्ड वे में, जो फ्यूचर इनकम उसको आप सिप करते रहिए। और जब लगता है कि मार्केट करेक्ट हुआ है, मार्केट टूट चुका है या करेक्शंस हुए हैं, तो आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं आप उसमें लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए, जिससे एक तो एवरेज रुपी कॉस्ट आ जाएगी, प्लस नीचे की मार्केट के भी नीचे का भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इस हाइब्रिड स्ट्रेटजी में ना आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोनों ये जो हाइब्रिड स्ट्रेटजी है इसको बिल्कुल हमें यूज़ करना चाहिए। दोनों में लगाया जा सकता है दाव? बिल्कुल लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, और लोग लगाते भी हैं और अच्छे पैसे बनाते भी हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी का रिटायरमेंट हुआ है, किसी को बोनस मिला है, तो आज भी हम कई लोगों को देखते हैं कि वो एफडी आरडी इन्हीं में ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि कुछ ना हुआ तो एक जो सेफ रिटर्न है वो तो मिलेगा ही, 7 से 8% का रिटर्न तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके इतर अगर आप एडवाइस करना चाहेंगे तो किस और जाना उनके लिए बेहतर होगा? आज कोई रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके पास में एक लमसम पैसा आएगा। वह पैसा कहाँ से आएगा? पीएफ से आएगा, ईपीएफ से आएगा, ग्रेच्युटी से आएगा। उस पैसे को क्या करना चाहिए? जो बेस्ट सलाह होगा उनके लिए कि आप उस पैसे को आप बैलेंस एडवांटेज फंड में पार्क कर दीजिए, पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, और तकरीबन 6% का आप उसमें से विड्रॉल करते रहिए। जैसे सपोज आज आपके पास में 1 करोड़ रुपये आ गया, उस 1 करोड़ रुपये को आप SWP में डाल दीजिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में डाल दीजिए, और उसमें से आप 6% यानी साल का 6 लाख रुपये हो गया, महीने का 50,000 रुपये आप लेते जाइए, विड्रॉल करते जाइए। और ऐसा देखा गया है कि 5 साल, 7 साल, 8 साल में ना ऑन एन एवरेज जो बैलेंस एडवांटेज फंड में जो रिटर्न आता है ना, वो 10 से 12% के बीच का होता है। हाँ। अगर 12% का रिटर्न आता है तो 6% ही आप विड्रॉल कर रहे हैं। हाँ। 6% आपके प्रिंसिपल में हर साल ऐड हो रहा है। आप देखेंगे कि 5 साल के बाद जो आज आपने 1 करोड़ रुपये डाला था, वो 1 करोड़ रुपये बढ़ करके 1 करोड़ 35 लाख, 1 करोड़ 40 लाख रुपये हो चुका है। और 5 साल में आपने 30 लाख रुपये विड्रॉल भी कर चुके हैं। तो ये स्ट्रैटी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटी है, और जितने भी रिटायर्ड लोग हैं जिनके पास लमसम पैसा है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिनको मंथली इनकम की ज़रूरत है, ज़रूर करना चाहिए ऐसा। तो उनके लिए SWP सबसे बहुत अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट है आज के डेट में। अच्छा। यस। तो जैसे कि हम करोड़पति बनने की बात करते रहते हैं, मतलब आप हमारे इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए तो बेहतर। अच्छा, कहाँ चांसेस ज़्यादा हैं? दोनों जगह चांसेस ज़्यादा है। आपने एक कॉर्पस बना रखा है, एक बनाने का सोच रहे हैं, एक जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में अपने पैसे इकट्ठे किए हैं, एक वो कॉर्पस जो अगले 10 साल, 15 साल में अपनी फ्यूचर सैलरी से करेंगे। तो स्ट्रेटजी ऑलवेज हाइब्रिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो पैसा है उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करे, और जो पैसा आने वाला है उसको भी डिसिप्लिन वे में अच्छी तरीके से सेविंग करे। हो सकता है कि जो पैसा आपने अर्न कर रखा हो उसको ज़्यादा रिस्की फंड में मत डालिए। अच्छा। उसको आप ब्लू चिप स्टॉक्स में, ब्लू चिप फंड में डालिए, जहाँ पे लार्ज कैप फंड है, जहाँ पे शायद आपको 10 से 12% का रिटर्न आएगा। लेकिन जो फ्यूचर इनकम वाला पैसा है, जो सिप है, उसको आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे पैसे थोड़े ज़्यादा बनेंगे। अच्छा। यस। मतलब आप घूम फिर के SIP पे आ गए, जिसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके पैसे सिर्फ पैसे बनाने के लिए ना, पैसे कॉर्पस बनाने के लिए आपको SIP बेस्ट तरीका है, जहाँ पे आपका एक कॉर्पस बन जाता है, और कॉर्पस बनने के बाद उस पैसे को आप जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहे। लेकिन वही चीज़ है ना कि आजकल ना लोग सब्र नहीं है, मतलब सबको ना कम टाइम में बड़ा मुनाफा, बड़ा रिटर्न, डबल ट्रिपल। देखिए यही प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स के साथ, कि आज हम 20 साल का लोन का कमिटमेंट्स ले लेते हैं। अगर आज हम कोई घर खरीदते हैं, हाँ, तो 20 साल, 25 साल, 30 साल का EMI का कमिटमेंट्स ले लेते हैं ना, और हमें 25 साल, 30 साल तक EMI पे करना पड़ता है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है ना, तो हमें लगता है यार 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत लंबा वक्त है। हाँ। जितना टाइम आप पे बैक करने में लगाते हैं, लोन को रीपेमेंट करने में लगाते हैं, अगर शायद आपने उसका आधा टाइम भी इन्वेस्ट में लगा दिया ना, तो बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है। मतलब अगर दोनों में से कहीं पे भी आपने लगाया तो बड़ा कॉर्पस बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही कहता हूँ कि लोग EMI आराम से 25 साल तक पे करने के लिए कमिटमेंट हो जाते हैं, कमिटेड हो जाते हैं। ठीक है जी, मैं 25 साल, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में, वो 3 साल, 3.5 साल है। लोग 3 साल होते होते विड्रॉल कर लेते हैं। हाँ। सही, इस पिच पे तभी पैसा बन सकता है जब आप पिच पे टिके हुए हैं। अगर आप हिट विकेट हो गए, पेविलियन छोड़ के आ गए, तो फिर मतलब वही चीज़ है ना, जिस तेजी के साथ देखिए लोग SIP कर रहे हैं, उसी तेजी के साथ वो निकल भी जाते हैं। यस, यही देखा गया। 3 साल, 3.5 साल होते होते जो एवरेज इन्वेस्टमेंट लाइफ है वो 3 साल का है।
3 साल होते होते सी आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपाउंडिंग का बेनिफिट कब मिलता है? कंपाउंडिंग का एक्चुअल बेनिफिट जो है ना वो 7 ईयर्स के बाद मिलता है। अच्छा। ऐसा देखा गया है कि जो आप हर महीने जितनी सेविंग्स करते हैं ना, सपोज आपने हर महीने 10,000 रुपये की सेविंग्स करने शुरू कर दी, 7 ईयर्स के बाद देखेंगे कि हर रोज के हिसाब से 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है आपके कॉर्पस में। 10,000 रुपये का मूवमेंट हो रहा है आपके कॉर्पस में। तो 7 ईयर्स एटलीस्ट आप इन्वेस्टेड रहिए, फिर आप मैजिक देखिए कंपाउंडिंग बेनिफिट का। कंपाउंडिंग का तो वही चीज़ होता है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जितना इन्वेस्ट किया जाए तो तभी उसका जादू देखने को बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है कि अगर आप 15 साल के लिए हाँ। 15,000 रुपये महीना सेव करते हैं और 15% का ब्याज आता है तो आप 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं 15 साल के बाद। वही देखा गया कि 15 साल के आप आराम से कमिटमेंट्स ले सकते हैं, ले लेते हैं EMI पे करने का जब आप घर लेते हैं या गाड़ी लेते हैं तो। बट अगर 15 साल आप इन्वेस्टेड रहते हैं, 15 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ रुपये आप आराम से बना सकते हैं। आज ना लैक पता क्या चीज़ है, वो स्ट्रैटेजी जो होती है ना जिसको लेकर आप जोर दे रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आपने कहा अभी कि 3 साल तो एटलीस्ट करो और 3 साल से पहले ही लोग निकल जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग वीडियोस देखते हैं, कई लोग किसी से एडवाइस लेते हैं कि अच्छा मैं SIP की जगह कुछ और कर लेता हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर लेता हूँ, कौन सा फंड चूज कर लेता हूँ, कौन सा स्टॉक में पैसा लगा लेता हूँ। तो ये चीज़ एक बड़ी बैरियर बनता जा रहा है इस चीज़ बिल्कुल, दोनों कंडीशंस में लोग पैसे मार्केट्स निकल जाते हैं। अगर आपका फंड ग्रो हो रहा है ना तो आपको लगता है यार पता नहीं मार्केट टूटेगा तो मेरा पैसा नीचे हो जाएगा, चलो निकल जाते हैं जी, है ना। दूसरा, अगर मार्केट में पैसा नहीं बन पा रहा है आपका तो फिर भी आप निकल जाते हो। तो दोनों कंडीशंस में, जबकि आपको दोनों कंडीशंस में मार्केट में रहना है। सी आप तभी रन बना सकते हो जब आप पिच पे टिके हुए हो। अगर आप एक बार आपने अपना विकेट डाउन कर लिया तो क्या रन बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते ना। तो यही प्रॉब्लम है इंडियन इन्वेस्टर्स की या किसी भी इन्वेस्टर्स की कि आप बहुत जल्दी पेवेलियन छोड़ के आ जाते हो। आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप पिच पे टिके हो, जब आप हर महीने एक सेविंग्स कर रहे हो। और प्रहलाद जी, अक्सर ये होता है ना कि अगर हमें किसी चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अक्सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहाँ पर मार खा जाते हैं, कौन सी वो गलती कर जाते हैं? सी नॉर्मली ऐसा देखा गया है, जो कस्टमर है, जो इन्वेस्टर्स है ना, गलती क्या करते हैं कि जब मार्केट हाई पे है उनको लगता है कि पैसा सबका बन रहा है तो आपने सारा का सारा पैसा डाल दिया। तो वो बहुत बड़ी गलती है कि कभी भी मार्केट जब हाई पे हो तो सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। सेकंड, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स चूज़ कर लेते हो, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। थर्ड, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते। और लास्ट जो है वो है मार्केट में पेशेंस और कंसिस्टेंस, ये 2 बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों के अंदर नहीं देखा गया है। अगर आप ये सब करते हो तो शायद आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, वर्थ क्रिएट कर सकते हो, फंड क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें जो आपने रूल्स अभी गिनाए हमारे व्यूवर्स को, अगर ये सब रूल्स वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर देखिए डेफिनेटली है कि उनके पैसे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा डर है कस्टमर को जो निकलते हैं वो घबरा कर कि यार मार्केट टूट गया, आज GST वॉर हो गया, आज ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। उसमें क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म जो चीज़ है उसको देख करके ना नॉर्मली कस्टमर एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। ये सब प्रॉब्लम है, जबकि ये सब एक अपॉर्चुनिटी है। अगर ऐसी चीज़ें आती है तो मार्केट क्रैश होता है, मार्केट टूटता है, तो उसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, न कि बाहर निकलना चाहिए। तो नॉर्मली कस्टमर घबरा करके, उनको पता नहीं होता, वो निकल जाता है मार्केट से, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।